हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म में। आपका स्वागत है मेरी क्लास में। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए टाइमली। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। ओके, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसा कि आपको पता है कि आपको करवा रही हूँ, उसमें कुछ तो हम करेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम आपका, और एक हम थ्योरी करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। हाँ जी, क्लियर है, गुड गुड। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेट, लेट मी चेक नाउ। ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया है जी, हम भी। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करवाने हैं। ओके हाँ जी, गुड इवनिंग। किसी का कोई डाउट नहीं है, करे फिर क्लास को स्टार्ट। थम्स अप दे दो प्लीज सभी। एक बार सभी थम्स अप दे दो। मैम, मेरा 6 मंथ का कोर्स है, तो क्या जो पहले हो चुका है वो खुद से करें? आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आपका वॉइस बहुत प्यारी है, अच्छा लगा सुबह। ओह, अंकिता कुशवाहा जी, कहाँ सुन ली आपने मेरी सिंगिंग? मॉर्निंग में? अच्छा, हाँ सरोज मैम होंगे ना उस टाइम। थैंक यू जी। गुड गुड। अच्छा, क्या है सिंगिंग? ठीक है, थैंक यू। 6 मंथ का है कोर्स आपका, जो पहले हो चुका है वो खुद से करे। मतलब पहले हो चुका है का क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा पहले हो चुका है? कौन सा हो चुका है पहले, समझ नहीं आया मुझे। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स आप ये बोल रहे हो कि जो आपका पहले बैच था और जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले बैच में? हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप कर सकते हो वहां से कवर। टीचिंग एप्टीट्यूड तो कर लो कवर आप, ठीक है। और हायर एजुकेशन करवाया था मैंने, रिसर्च करवाया था, पर वो आपको शो नहीं होगी ना क्लासेस फिर। अगर आपके पास पीडीएफ होगी, आपने पीडीएफ डाउनलोड करी होगी, प्रिंट आउट निकाला होगा, तो फिर सही है, फिर हो जाएगा। मीन्स मैम 1 सितंबर से सुभाष क्लास चल रही थी सरोज मैम। अच्छा, सुबह तो मैंने पूछा था मैम से किसकी वॉइस है, तब बताया था मैम ने आपके बारे। हाँ जी, बता दिया था मुझे सरोज मैम ने कि आपकी सिंगिंग की बात हो रही थी आज। ठीक है जी, ठीक है, करते फिर क्लास को स्टार्ट। करते क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट मैम मीन्स मैम 1 सितंबर से। समझ नहीं आ रही मुझे आपकी बात ना। 1 सितंबर से अगर आपका 6 मंथ का है तो दिसंबर तक तो आपका इजीली हो जाएगा। दिसंबर तक तो आपका इजीली हो जाएगा, और दिसंबर में ही आपके एग्जाम हो जाने हैं फिर। आपके कोर्स की बात नहीं आ रही मुझे समझ इनकी। क्या नाम है इनका? कल क्यों नहीं आए थे? कल एक्चुअली 9 PM गूगल मीटिंग थी, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। और 7 PM वाली क्लास तो मेरी होती नहीं है, मंडे एंड ट्यूसडे। वो तभी होती है अगर सर मुझे बोले, अदरवाइज नहीं होती आपकी क्लास। ठीक है, करते क्लास को स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता लूं आप लोगों को। ये है मेरा टाइम टेबल। यूट्यूब पर जो मेरी क्लास का टाइम टेबल है वो है जी आपका 9 PM होती है क्लास, मंडे एंड ट्यूसडे। और इसमें चलता है आपके PYQs। ओके। और कौन से PYQ? जो हम ऐप पर थ्योरीज कर रहे होते हैं उसके PYQs करवाती हूँ मैं आपको यूट्यूब पर। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के करवाए हैं मंडे को, ठीक है। मंडे को टीचिंग एप्टीट्यूड के करवाए हैं 2023 एंड 2022 के भी, ठीक है, तो देख लेना। और जो आपकी ऐप पर क्लास होती है ये होती है आपकी वेडनेसडे टू सैटरडे 7 PM टू 8 PM। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 की जो आपकी टाइमिंग रहती है 4 PM है आपकी, और आपकी 7 PM है। ये है आपकी पेड क्लासेस। और अगर YouTube की बात करें
तो फिर है आपकी 9 PM। बस ये ही 3 टाइम है। जैसे कई बार आप लोग पूछते हो मैम कितने बजे क्लास होती है, क्या होता है पेपर 1 का, सिर्फ आपका यही टाइमिंग है 4 PM 7 PM, जो कि है आपका ऐप पर, फिलर फॉर्म के ऐप पर, और यूट्यूब पर रहता है आपका 9 PM क्लास। ठीक है, करते हैं जी अब क्लास को स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं टॉपिक जो है आपका CCE। कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा CCE की? वैसे मैंने ओवरव्यू सा दे दिया था आप लोगों को। CCE की फुल फॉर्म? हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को, लेट ज्वाइन हो रहे हो आप लोग। बताओ CCE की फुल फॉर्म। फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म, रेफरेंस और क्राइटेरिया आपका क्लियर है आप लोगों को? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, वेरी गुड। हाँ जी ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया था आपका। पिंक दीवार दिख रही है, कोई नहीं, रहने दो रहने दो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब जो आपका कॉन्टिन्यूस था, ओके, एक था आपका कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूस और इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब था आपका? रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। मीन्स की डेली स्टूडेंट को असेस किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस साल में एक बार ही उसका एग्जाम ले लिया। ठीक है, डेली उसको असेस किया जाए, ये था आपका कॉन्टिन्यूस। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में तो ओनली आपका एकेडमिक आना था, ओनली। ठीक है, जहाँ पे आपकी जैसे लाइक आपकी स्टडी से रिलेटेड जो आपकी डिग्रीज होती है, ठीक है, वो आना था। बट कॉम्प्रिहेंसिव में आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये सारी चीजें आनी थी। मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये एक ही लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लाइन लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए, सेंटेंस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। अगर आपको ये भी समझ आ गया तो समझ लो कि आपको पूरा समझ आ गया है कॉन्टिन्यूस एंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग क्लास, समेटिव आफ्टर क्लास। हाँ जी, अब देखो इवेल्युएशन का भी मैंने बताया था कि वेराइटीज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक का यूज करना है स्टूडेंट को असेस करने के लिए। क्लियर है जी? ये हमारा हो गया था कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये मैंने बोला था कि इसको याद कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया था एम्स ऑफ कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर मैंने बोला था आपको रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये भी हमारा हो चुका था। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस हाँ जी मोहम्मद जी, वेरी गुड। अब एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यहां से आज हम पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बोली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक था आपका स्कॉलेस्टिक और एक है आपका कॉस्क्वेलिस्टिक। तो इनके बीच में हम आज डिफरेंस देखेंगे कि स्कॉलेस्टिक क्या है और आपका कोस्क्वेलिस्टिक क्या है। और यहाँ से बहुत और क्वेश्चन बने हैं 2023 में। मीन्स ये रख लो कि पहले ही यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट अभी यहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, ये टॉपिक लेकर आई हूँ। अब देखो, स्कॉलेस्टिक वाला हमने पढ़ा था, वही जो आपकी स्कॉलेस्टिक, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड आपकी स्टडी, स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज से रिलेटेड जो आपकी स्टडी है, मीन्स एकेडमिक। ठीक है, और आपके माइंड, मेंटल एबिलिटीज होगी और आपका इंटेलेक्चुअल हो गया। ये सारी चीजें आनी थी आपकी स्कॉलेस्टिक असेसमेंट में। जैसे कि हमने पढ़ा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था आप लोगों का, to get a better understanding of this, they can refer to Bloom taxonomy, which is framework to classify learning objectives. यहाँ पे knowledge है, comprehension है। मुझे ये बताओ कि knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation किसके एलिमेंट्स है? ये किसके एलिमेंट्स है ये बताना।
कॉलेज से रिलेटेड, हाँ, कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपका, और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है आपका स्कॉलेस्टिक असेसमेंट। सामने तो लिखा हुआ ही है, वैसे क्या ही बताओगे आप। कॉग्नेटिव डोमेन, कॉग्नेटिव डोमेन, ठीक है। अगर कॉग्नेटिव डोमेन की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं डोमेन्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, डोमेन्स ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ चुके हैं। कॉग्नेटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो वही आपकी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी इमोशंस, यहाँ पर आपकी एटीट्यूड, यहाँ पर फीलिंग का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो आपके अफेक्टिव है। स्कॉलिस्टिक का मतलब आपका पूरा एकेडमिक जाने वाला है यहाँ पर। तो जब हम एकेडमिक बेसिस पे चलते हैं तो वहां पर एटीट्यूड का कोई मतलब नहीं बनता, क्लियर है, इमोशन फीलिंग का कोई मतलब नहीं बनने वाला है यहाँ पे। स्कॉलिस्ट का मतलब सीधा आपका एकेडमिक लेवल से है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड आपके स्कूल से मतलब है, ठीक है। वीडियो रुक नहीं है, रुक रही है, नेट स्लो है क्या मैम? रुक रही है वीडियो, सभी की रुक रही है? रिप्लाई फास्ट, सभी की रुक रही है क्या? हिंदी में देख लो एक बार, शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक क्षेत्रों में वह सभी गतिविधियां शामिल है जो अकादमिक, ये देख लो, एकेडमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, एकेडमिक, ठीक है। और बाकी इसमें वही कॉग्निटिव डोमेन वाला, इसमें संरचना, पैटर्न, सेटिंग के बारे में किसी भी जानकारी को, ये सारा, ठीक है, इसको खुद पढ़ लेना आप लोगों ने, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे भी कॉग्निटिव डोमेन वाला कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। अकादमिक, ये वाला एकेडमिक, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए कीवर्ड है। एकेडमिक, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, ये आप लोगों के लिए कीवर्ड है स्कॉलेस्टिक के लिए। और वैसे अगर हम स्कॉलेस्टिक की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको नेम से नहीं इसका हिंट मिल रही है। स्कॉलेस्टिक मीन्स कि आप इसका निमोनिक ये बना सकते हो, स्कूल से रिलेटेड, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड। शॉर्ट में क्या लिखा मैम, किसके बारे में? मैम इतना बड़ा डेफिनेशन तो समझा तो दिया, इसमें क्या बड़ा है? कॉग्निटिव डोमेन की सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स है इसमें, ये पहले कर चुके हम। नॉलेज, जैसे हमने उसका निमोनिक बनाया था ना, के ए कैसी, ठीक है, ये निमोनिक बनाया था ना हमने, KCAASE कैसी, और रुएक था आपका सेकंड वाले का, ठीक है, जो 2001 में रिवाइज हुआ था कॉग्निटिव डोमेन का, और ये था आपका 1956। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, बस आपकी मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, सारी चीजें वही है आपकी यहाँ पर, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका, वो है को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट। को स्कॉलेस्टिक असेसमेंट कौन सी असेसमेंट होती है? इट हैज बीन अ लॉन्ग एंड रिपीटेटिव प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट स्कूल टू फोकस मोर ऑन द स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज while ignoring the co-scholastic activities. With major educational reforms introduced over the years, school and college alike have emphasized co-curriculum activity. को-करिकुलर एक्टिविटी या फिर आप को-करिकुलम बोलो, सेम मीनिंग है दोनों का। These activities include most important life skills, attitude and social values. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दे रही हूँ यहाँ पे, देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर को स्कॉलिस्टिक का आपको पूछा जाएगा तो करोगे लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यू। और अगर आपको स्कॉलिस्टिक का पूछा जाएगा तो आप कॉग्निटिव डोमेन उसमें डाल दोगे, एकेडमिक चीज उसमें डाल दोगे, और कॉग्निटिव डोमेन के जो भी फीचर्स थे, जो ब्लूम ने दिए थे, ब्लूम टेक्सोनॉमी ने, वो सारे फीचर्स आ जाएंगे आपके स्कॉलिस्टिक में। इससे बाहर नहीं क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ। हो सकता है मेरा नेट ही, हाँ, यस, क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी। हिंदी में देख लो एक बार, सह शैक्षणिक मूल्यांकन सह शैक्षणिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए शैक्षिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना अधिकांश स्कूलों की एक लंबी और दोहरावदार प्रथा रही है। पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए प्रमुख शैक्षिक सुधारों के साथ स्कूलों और कॉलेज के समान रूप से सह पाठ्याचार्य संबंधित गतिविधियों पर जोर दिया गया है। मीन्स इनका क्या कहना था, जो को स्कॉलेस्टिक थे, इनका क्या कहना था कि सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान ना दिया जाए बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे कि योगा हो गया, म्यूजिक हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाए, एटीट्यूड पे ध्यान दिया जाए, वैल्यूज पे ध्यान दिया जाए, लाइफ के स्किल्स पर ध्यान दिया जाए, इनका ये कहना था
को स्कॉलेस्टिक का मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, SO है, CO नहीं है मोहम्मद जी, SO। ओके, स्कॉलेस्टिक, स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, कोई बात नहीं। स्कॉलेस्टिक, को स्कॉलेस्टिक, ठीक है, हो जाता है कई बार मिस प्रिंट। लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें, देखो अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, जब आप स्कूल जाते थे सिर्फ आपको पढ़ाया ही पढ़ाया जाए, उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी ना, बोर नहीं हो जाओगे कहीं ना कहीं, आप परेशान नहीं हो जाओगे क्या यार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसके साथ साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी मीन्स कि आपको इंटरटेनमेंट भी हो, आप थोड़ा इंजॉय भी कर सको, लाइक योगा हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी इंक्लूड हो। एस मिसिंग, हाँ जी, कोई कोई बात नहीं मोहम्मद जी, हो जाता है कई बार ना जब राइट करते हैं ना। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स। द कोर स्किल्स आर एज फॉलोज: सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई मुझे बता सकता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? कौन सा कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है? और ये हम कर आए हैं यूनिट 4 में। कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो साथ के साथ में ऐसे ही टेस्ट भी ले लेती हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि जब तो ताजा ताजा पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली याद रहने वाला है। अभी बताओ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कौन सा कम्युनिकेशन होता है? फीडबैक, वेरी गुड। हाँ, कम्युनिकेशन आपकी तभी इफेक्टिव होगी अगर फीडबैक आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा, आपकी कोई चैटिंग मुझे शो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, मुझे क्या पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं जो आपको बोल रही हूँ, अब मुझे क्या पता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब माना जाता है कि जब मैं बोल रही हूँ और आप मुझे रिप्लाई दे रहे हो, उसको बोला जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर ऐसे बूत जैसे बन के बैठे हो तो फिर क्या समझ आना कि आपको समझ आया कि नहीं आया? फीडबैक मिलने पर, हाँ जी, फीडबैक मिलने पर हो जाती है जी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव। और एक और चीज, एक तो फीडबैक है, एक और चीज बताना मुझे। एक तो फीडबैक है, सही है, सारे एक ही रिप्लाई करे फीडबैक। एक और चीज है जब हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, वो क्या है? एक और चीज है जब हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, डिकोड नहीं, बैरियर्स, विदाउट एनी बैरियर्स। कोई भी बैरियर ना हो तो भी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और इस टाइम अगर फिजिकल बैरियर हो जाए, ठीक है, नॉइस की प्रॉब्लम हो जाए, तो भी हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। उसके बाद देखो कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड कॉपिंग विद इमोशंस, ये भी आ जाएगा जी आपका, ये होना था आपका लाइफ स्किल्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लाइफ स्किल्स के एग्जाम्पल्स है ये। यूनेस्को और यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO ने 10 प्रमुख जीवन कौशलों को सूचीबद्ध किया है जो दैनिक चुनौतियों से निपटने और कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायक है। मुख्य कौशल इस प्रकार है, ये कौशल है। एग्जाम्पल ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपकी लाइफ स्किल से रिलेटेड चीजें ये, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है आपकी लाइफ स्किल्स के। अब इंडिविजुअल असेसमेंट ये मैंने बता दिया था, वैसे आपको ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और आपका पीयर असेसमेंट ये मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है। ये स्टक स्क्रीन, हाँ जी, तो भी इफेक्टिव होगा मेगा, वो सही है, बट जो एक्चुअल में अगर आप बैरियर्स को ले लोगे ना तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी आपकी, ओवरऑल कवर कर देगा बैरियर, ठीक है, विदाउट एनी बैरियर ओवरऑल कवर कर देगा, चाहे आपका डिकोड करना है चाहे फिर आपका इनकोड करना है, वो सबको कवर कर देगा। बैरियर सबको कवर कर देगा, अगर बैरियर ना हो तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, क्योंकि बैरियर में तो सारी चीजें वही थी ना कि डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, इनकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, ठीक है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो विदाउट एनी बैरियर हो जाएगा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको पढ़ाने की जरूरत है। हाउ टू असेस लाइफ स्किल्स, इंडिविजुअल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीर असेसमेंट, इसको देख लेना, बहुत ईजी है ये, वैसे मैंने ओवरव्यू से दे दिया था आपको क्लास में।
अब देखो एटीट्यूड, हाउ टू असेस द स्टूडेंट्स एटीट्यूड। एक था आपका लाइफ स्किल्स, एक था आपका एटीट्यूड, और एक थी आपकी सोशल वैल्यूज। और ये PYQs में भी करवाया था मैंने, जब आपको मंडे को, लास्ट वीक मंडे को करवाया था, मंडे या ट्यूसडे को करवाया था, कि स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं या फिर कौन कौन से स्किल्स आते हैं। क्या हुआ मिस अफरीन? मैसेज बहुत ऊपर चला गया है आपका, मुझे नहीं पता आपने क्या मैसेज किया है। मैम नोट्स बनाने में क्या लिखे हम? अच्छा, नोट्स बनाने में क्या लिखोगे आप? जो स्कॉलेस्टिक है उसके आगे आप लिख दोगे सीधा, आप एकेडमिक लिख देना, एजुकेशन लिख देना, स्कूल से रिलेटेड चीजें, स्टडी से रिलेटेड चीजें। को स्कॉलेस्टिक में लिख लोगे आप जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, लाइक योगा हो गया, म्यूजिक हो गया, और इंटरटेनमेंट हो गया स्टूडेंट्स के लिए, मीन स्टडी से थोड़ा हटके हो जाएगा को स्कॉलेस्टिक। साथ में आप जो उसके एलिमेंट्स लिखोगे इंपॉर्टेंट, या फिर मेथड लिख लो या स्टेजेस लिख लो, तो वहां पर आप लिखोगे लाइफ स्किल, एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज। एक पेज में कवर हो जाएगा आपका सारा ये। अब एटीट्यूड की अगर हम बात करें, वेरियस टेक्निक्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली टू असेस द स्टूडेंट्स बिहेवियर आर एज फॉलोज। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हो जाएगा, एटीट्यूड स्केल्स हो जाएगा, सर्वे, इंटरव्यू, द बायोग्राफिकल एंड ऐसे मेथड, प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड एरर चॉइस टेक्निक्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये सारा हो जाएगा जी आपके एटीट्यूड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ये एटीट्यूड के। छात्र के व्यवहार का आकलन करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग की जा सकने वाली विभिन्न तकनीकें इस प्रकार हैं। सब रिपोर्ट सूची हो जाएगी, मनोवृत्ति तराजू, सर्वे साक्षात्कार, जीवन और निबंध के तरीके, प्रक्षेपी परीक्षण, त्रुटि चयन तकनीक, और अप्रत्यक्ष अवलोकन। हाँ जी, आपके शॉर्ट नोट्स में हो जाएगा जी। और मैम टीचिंग इवेल्युएशन के बारे में बताएं। जो आपका टीचिंग इवेल्युएशन है वो आपका मेनली है CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंसिव बोलो आप, सेम मीनिंग है दोनों का। वो हो जाएगा आपका इवेल्युएशन में। और अगर आप असेसमेंट की बात करो तो फॉर्मेटिव, समेटिव, और आपका डायग्नोस्टिक, ये हो जाएंगे आपके असेसमेंट। और जो 2-3 मैंने और करवाए थे आपको डायनामिक, वो भी हो जाएगा आपका असेसमेंट में। इवेल्युएशन में मेनली आपकी दो ही चीजें आएगी, आपका कॉन्टिन्यूस आना है और कॉम्प्रिहेंसिव आना है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, CCE। हाँ, PDF भी एक नोट्स की तरह है, उसको रिवीजन करो। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो जो PDF में आप लोगों को देती हूँ उसको रिवीजन करो, रिकॉर्डेड क्लास को देखो, हो जाएगा फिर भी। चलिए नेक्स्ट, एटीट्यूड हो गया आपका। अब देखो को करिकुलर एक्टिविटीज, वही है ये, को स्कॉलेस्टिक में ही आई है आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पर मैं इसलिए एग्जांपल्स लेकर आई हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें तो हमने स्कूल्स में, कॉलेज में देखी कहीं ना कहीं। डिबेट्स होगी, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, ये स्टडी से हटकर है ना थोड़ा। कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, ये भी स्टडी से हटकर है, जैसे डांस होता है, ठीक है, नाचना गाना होता है जैसे स्कूलों में, कॉलेज में, ठीक है। स्टोरी राइटिंग होगी, ड्रामा क्लब हो गया, योगा, ड्राइंग एंड म्यूजिक भी ले सकते हो आप इसमें। म्यूजिक हो गया, गाना बजाना, मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर को करिकुलम एक्टिविटीज। ओके, और ये पार्ट है जी आपका को स्क्वालिस्टिक का ही, इसलिए यहाँ पर अलग से आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, क्योंकि स्कूल तो गए होंगे सभी, कॉलेज भी गए होंगे कहीं ना कहीं, तो ये चीजें तो देखी होगी आप लोगों ने। अगर कॉलेज प्राइवेटली किया है, प्राइवेट किया है, तो फिर स्कूल तो गए होंगे, तो वहां पे स्पोर्ट्स कंपटीशन, कल्चर प्रोग्राम, ताकि जो स्टूडेंट है वो स्टडी में बोर ना हो जाए। ठीक है, स्टडी पढ़ता 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 तो बोर हो जाएगा उस तरह से, तो उसका थोड़ा इंटरटेनमेंट करवाने के लिए ये चीजें हैं। ओके, हिंदी में देख लो एक बार। सह पाठ्यक्रम, वाद विवाद, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहानी लेखन, सपनों का संग, योग, चित्रकला। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें, CCE कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूस के कंपैरिजन की बात करें,
तो ये है जी आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया आपका फॉर्मेटिव, और आपका समेटिव हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कहीं ना कहीं इन्होंने जो हमारी असेसमेंट्स थी ना उसी को ही घुमा दिया है आगे इवेल्युएशन में, क्योंकि असेसमेंट ही तो आप लोगों की इवेल्युएशन के लिए एक रोड मैप का काम करेगी। पहले असेसमेंट करेंगे, फिर तो लास्ट में इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। असेसमेंट आपकी फर्स्ट स्टेज हो जाएगी और इवेल्युएशन आपकी एक तरह से सेकंड स्टेज हो जाएगी। देखो, जो क्लास में असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं वही तो लास्ट में जाकर एग्जाम में जुड़ते हैं। यस और नो? सहा मतलब एक्स्ट्रा चीज, स्टडी के अलावा। को का मतलब होता है स्टडी के अलावा, जब हम एक्स्ट्रा किसी को ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज को हम ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं को, सीओ, एक्स्ट्रा। स्टडी के अलावा हमने एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर दिया, इंटरटेनमेंट को ऐड कर दिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को ऐड कर दिया। क्लियर है? तो कॉन्टिन्यूस की बात करें तो फॉर्मेटिव और समेटिव कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या था कि डेली डेली असेस करना है स्टूडेंट को, डेली डेली असेस करना है। हाँ जी, हेलो एवरीवन। क्लियर है? अभी लाइट चली गई थी एक्चुअली। ऑडियो वीडियो क्लियर है?
अभी दोबारा से रिकनेक्ट किया है, लाइट चली गई थी। ओके ठीक है, गुड। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूस की एंड कॉम्प्रिहेंसिव की। तो कॉन्टिन्यूस में, हाँ जी मैम, वीडियो एंड वॉइस दोनों क्लियर है, ठीक है, ओके। कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो ये आपकी वो असेसमेंट होती है, कौन सी वाली, मीन्स रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लास्ट में एक बार एग्जाम ले लिया और हो गया। डेली डेली स्टूडेंट को असेस करना है, तो वो डेली डेली कहाँ से होगा, एक तो फॉर्मेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, और जो समेटिव है आप ये रख लो कि ये आपके यूनिट एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्स, ओके। असेसमेंट फॉर लर्निंग था आपका फॉर्मेटिव, एंड आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग था आपका समेटिव। कॉम्प्रिहेंसिव में अगर हम बात करें स्कॉलेस्टिक है। अब स्कॉलेस्टिक की अगर बात करें तो ये किससे रिलेटेड है आपका, मेनली एकेडमिक से, एकेडमिक। और एकेडमिक की अगर हम बात करें तो एकेडमिक में क्या आता है, जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं ओनली आपकी स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा कि आपने एनसीसी रखा था, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपकी स्पोर्ट्स क्या क्या एक्टिविटी थी, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपने योगा किया था, मीन्स अदर एक्टिविटी या फिर को करिकुलम एक्टिविटी की यहाँ पे बात नहीं होगी। ये सिर्फ आपका एकेडमिक होगा कि आपकी कितनी परसेंटेज, आपके 10th में कितनी, आपकी +2 में कितनी है, और आपकी ग्रेजुएशन में कितनी है, आपकी मास्टर्स में कितनी है, ठीक है। स्कॉलेस्टिक का सिंपल मतलब है, और अगर हम इसका निमोनिक बनाए, एस फॉर स्कॉलेस्टिक, एस फॉर स्कूल, ठीक है, और एंड आपका एस फॉर स्टडी, ओनली स्टडी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये आपका समेटिव असेसमेंट। स्कॉलेस्टिक में भी आपकी असेसमेंट होती है, बट किससे रिलेटेड होती है, ओनली स्टडी बेस्ड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, उन चीजों का यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, आपके एटीट्यूड, उन चीजों का यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, ओके। तो इतना ये बना लेना आप, शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने पास, ठीक है, स्कॉलेस्टिक का। और अगर हम को स्कॉलेस्टिक की बात करें, को का क्या मतलब हो गया कि स्कॉलेस्टिक के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा है। को का मतलब क्या हुआ, सह, मीन्स कि इसके साथ कुछ जुड़ गया है। अब इसके साथ क्या जुड़ा है, इंटरटेनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, इंटरटेनमेंट, या फिर आपको वार्म अप करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पीरियड्स होते थे क्लास में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमें ब्रेक भी मिलती थी, इंटरटेनमेंट करने के लिए भी मिलता था, मूवीज भी दिखाई जाती थी, और स्पोर्ट्स में जब हम जाते थे तो हमारा जो बॉडी थी वो वार्म अप हो जाती थी, ठीक है, वार्म अप हो जाती थी। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज हो गया, आर्ट हो गया, वर्क, लाइफ स्किल, स्पोर्ट्स, एटीट्यूड, को करिकुलम एक्टिविटीज होगी। स्कॉलेस्टिक के अगर हम ओनली 3 एलिमेंट्स की बात करें तो वो कौन से 3 एलिमेंट्स थे आपके, रिप्लाई करेगा कोई। ओनली 3 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सिंपल लैंग्वेज में आपके नोट्स कैसे बनेंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ओनली 3 एलिमेंट्स की बात करें, रिप्लाई करो फास्ट। इसका जो क्वेश्चन बना था ना, को स्कॉलेस्टिक का क्वेश्चन ये बना था आपका कि को स्कॉलेस्टिक में कितनी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, वो क्वेश्चन बना था। वहां पे दिया गया था आपको, लाइफ स्किल्स दिया था, एटीट्यूड दिया था, सोशल वैल्यूज दिया था, और कहीं ना कहीं एकेडमिक दिया था। तो राइट आंसर हो जाना था ए, बी एंड सी, लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एटीट्यूड, लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड, सोशल वैल्यूज, हाँ जी। तो अगर आपको ये चीजें भी आ गई तो आपको को स्कॉलेस्टिक इजी हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको, आपके पास इतना प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है। अभी किसी को कोई डाउट है स्कॉलेस्टिक में, को स्कॉलेस्टिक में, कॉन्टिन्यूस में, कॉम्प्रिहेंसिव में, इवेल्युएशन में, तो पूछ सकता है एक बार। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे की आपकी जो थ्योरी है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए ना आपको एटीट्यूड के, देखो ये है एटीट्यूड, एटीट्यूड सर्वे, इंटरव्यू, मीन्स किसी को जानना, ठीक है, किसी को जानना। तो जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम उसको और ज्यादा, हम उसके एटीट्यूड के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या थिंकिंग है, इसका सोचना कैसा है, इसका बोलना कैसा है, वो सारी चीजें किसी को जानना एक तरह से एटीट्यूड में आ जाता है वो, कि इसका एटीट्यूड कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, तो वो आ जाता है एटीट्यूड में। मीन्स स्टडी से हटकर है आपका एटीट्यूड। देखो एक तो है आपको नॉलेज, क्लियर है, नॉलेज आपने, ठीक है, आपने मास्टर्स किया, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया,
बट एटीट्यूड की बात आ जाएगी जब आपका इंटरव्यू होगा, तो वहां पे ये जज किया जाएगा कि ये घमंडी तो नहीं है, कहीं इसका जो ज्ञान है वो इसके सिर के बाहर तो नहीं चला गया कहीं। आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि आपका एटीट्यूड किस तरह से है, आपकी बात करने का क्या तरीका है आपका, जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एटीट्यूड स्केल्स भी होते हैं कि आपका एटीट्यूड गुड है, बैड है, ठीक है, ये आपका एटीट्यूड स्केल्स में आ जाएगा। किस तरह से आपका बोलना है, किस तरह से आपका देखना है, वो सारी चीजें आ जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने नेट शेयर ऑफ क्वालिफाइड किया है, तो किस तरह से आप परफॉर्मेंस दोगे अपनी, तो वो आपका एटीट्यूड में आ जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस जो होगी, क्या एटीट्यूड है आपका। और अगर हम सोशल वैल्यूज की बात करें, तो सोशल वैल्यूज की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, क्या आपकी रिस्पेक्ट है अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने टीचर के प्रति। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, सोशल वैल्यूज में क्या आएगा, सोसाइटी, और सोसाइटी में क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रही हूँ, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। तो सोशल वैल्यूज आपके अंदर क्या है कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, तो ये सारी सोशल वैल्यूज आ जाएगी। वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि क्या आपके पास अच्छी बातें हैं, क्या आपके पास अच्छी चीजें हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी सोशल वैल्यूज में। क्या क्या वैल्यूज है आपकी सोशल के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर के प्रति, ओके, रिगार्डिंग योर टीचर्स, रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, और आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति आपकी क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अभी किसी का कोई डाउट है तो बता दो। करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन हो चुका है जी आपका कंप्लीट। ठीक है, गुड। जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ आज या कल आप लोगों को सेंड कर दूंगी, प्लीज कर लेना इन एग्जांपल्स को, काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। यस मैम, ओके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है आपका कि ये दिया किसने है। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे, किसने दिया है ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रही हूं मैं यहाँ पर, ओके। अगर आपकी सेल्फ लर्निंग थ्योरी या फिर ऑब्जर्वेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन थ्योरी की बात, तो वो किसने दिया है, यूट्यूब पर भी मैंने आपको करवाया था वो। इंपॉर्टेंट है दोनों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आपकी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशंस। सेल्फ लर्निंग की बात कर रही हूँ मैं, बीएफ स्किनर ने नहीं दी है आपकी, इन्होंने तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली दी है, बिहेवियरिस्टिक वो थ्योरी दी है इन्होंने। सेल्फ लर्निंग, हाँ जी, एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है आपकी सेल्फ लर्निंग, बीएफ स्किनर ने आपकी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी दी है, कंडीशनिंग वाली दी है बीएफ स्किनर ने, जहां पे आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग आता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो आपको यहां से बन जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। The Swiss psychologist suggests that children intelligence undergoes change as they grow. Cognitive development in children is not only related to acquiring knowledge, कि सिर्फ नॉलेज को ही एक्वायर कर लेना, ठीक है, नॉलेज को ही लेना, ये नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट चिल्ड्रन नीड टू बिल्ड और डेवलप अ मेंटल मॉडल। अब देखो मेंटल, मैंने बोला था आपको कॉग्निटिव का मतलब ही आपका मेंटल, ठीक है, आपके माइंड से रिलेटेड, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है। सिर्फ नॉलेज को ग्रहण कर लेना ही आप लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने बोला है, इन्होंने बोला है चिल्ड्रन नीड टू बिल्ड और डेवलप अ मेंटल मॉडल ऑफ देयर सराउंडिंग वर्ल्ड। उनका कहना था कि आपका जो मेंटल एबिलिटीज है वो डेवलप होनी चाहिए, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए और बिल्ड होनी चाहिए, मीन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। हिज वर्क इज रिगार्डेड एज द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी
ठीक है, ये तो इजी है, इसमें नहीं है कुछ। हिंदी में देख लो, स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। कॉग्नेटिव डेवलपमेंट जो आपकी थ्योरी दी है, जीन पियाजे ने दी है, ये याद रखोगे। अब इन्होंने क्या बोला था, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी बुद्धि में बदलाव आता है। और ये हम करेंगे, जो उनकी बुद्धि में बदलाव आना है ना, ये उन्होंने दी है स्टेजेस, जो अब अभी जो हम अभी करेंगे स्टेजेस। मानसिक विकास, हाँ जी, बिल्ड करना और डेवलप करना मेंटल एबिलिटीज को। बच्चों में संज्ञात्मक विकास केवल ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है, बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का एक मानसिक मॉडल बनाने या विकसित करने की भी आवश्यकता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का एक मानसिक मॉडल बनाने या विकसित करने की भी आवश्यकता है। ये बात इन्होंने बोली थी उनके कार्यों को, ये ठीक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट आपका। अब देखो, पियाजे प्रपोज्ड अ न्यू सेट ऑफ assumptions about the intelligence of children. First, children think differently and see the world differently from adult. Second है, children are not passive learner. कि पैसिव नहीं है वो, मीन्स कि पैसिव का क्या मतलब था, देखो एक्टिव होता है आपका जो बोल रहा है, पैसिव होता है आपका जो सुन रहा है, ठीक है, मीन्स कि जो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, बस उसका काम है सुनना, बाकी उसने कुछ नहीं करना है। तो ये बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट पैसिव लर्नर। इनका कहना था कि जो चिल्ड्रन है वो एक्टिव है, एक्टिव लर्नर है वो, क्योंकि वो खुद अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, वो चीजों को देख रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ओके जी, क्लियर है, यस या नो। जो चिल्ड्रन है वो चीजों को देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, इन्वायरमेंट को देखकर, अपने आसपास देखकर, अपनी लाइफ को बंधन देखकर। ओके, गुड। दे एक्टिवली, अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो ये लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन आर पैसिव लर्नर। कॉग्नेटिव, इसमें जीन पियाजे ने जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी दी है तो वो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। जो आपके ये कीवर्ड होते हैं ना, जो मैं अंडरलाइन करती हूँ, समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपसे जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से अगर वो बनाएगा, वो क्या बोलेगा कि चिल्ड्रन आर एक्टिव, चिल्ड्रन आर पैसिव लर्नर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दे एक्टिवली बिल्ड अप देयर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग, वो अपने आसपास से सीखते हैं, देखते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन रीजनिंग इज टू थिंक फ्रॉम चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरी बात ये है, अगर हम लिव वेगोस्टी की बात करें, जिन्होंने आपकी सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें लिव वेगोस्टे की, तो उनका क्या मानना था कि जो स्टूडेंट है वो टोटली डिपेंड है ग्रुप पर, वो टोटली डिपेंड है इन्वायरमेंट पे। ये बच्चा अगर कुछ भी सीखेगा तो सिर्फ वो अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा। बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने क्या बोला है कि नहीं, जो बच्चा है वो अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करेगा, वो अपने मस्तिष्क का यूज करेगा, रहेगा तो वो इन्वायरमेंट में वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, बट वो यूज किसका करेगा, अपने माइंड का यूज करेगा। लिव वेगोस्टे इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे, वो बोलते थे कि जो एक बच्चा है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप चलेगा, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चलेगा। तो ये ही आपका मेन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, वो था आपका लिव वेगोस्टे एंड जीन पियाजे की थ्योरी में। बाकी लिव वेगोस्टे को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप कॉग्निटिव पे ही रहो। अब देखिए नेक्स्ट, बच्चे अलग तरह से सोचते हैं और दुनिया को वयस्कों से अलग तरह से देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है लर्नर की, और लर्नर को क्या बोला गया है यहाँ पर, एक्टिव, ठीक है। अगर लर्नर एक्टिव है, इट मीन्स कि इन्वायरमेंट को सिर्फ वो देख रहा है, बाकी खुद सोचेगा, खुद डिसीजन लेगा, सब कुछ वो खुद करने वाला है। यहाँ पर वो खुद कर करके चीजों को सीखेगा। अगर लिव वेगोस्टे की बात करें हम, जिन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी आपकी, उनका मानना था कि सिर्फ वो ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा संसार बोलेगा, जैसा समाज बोलेगा, वो बच्चा वैसा ही करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम स्टेजेस की बात करें, एक है आपका सेंसरी मोटर स्टेज,
इंपॉर्टेंट है ये सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो, आपका हमेशा क्वेश्चन होता है मैम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा पियाजे की स्टेजेस कितनी है, 4 है जी। एग्जाम में क्या दिया होगा आपको, 5, 6, 7, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। क्लियर है। सेकंड आपसे पूछा जाएगा कि जो पियाजे की स्टेजेस हैं कौन कौन सी है वो। फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यही 4 है। इसके अलावा अगर कुछ आया तो भाई उसको कर देना, उसको बाहर निकाल देना, बोलना जा तो तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, उसको बाहर निकाल देना अगर इन 4 के अलावा कुछ और पूछा गया तो। ए बी सी डी, ठीक है। ई में अगर कुछ और पूछा गया उसको बाहर निकाल देना। ओनली 4 स्टेज है और यही 4 स्टेजेस है, इसके अलावा कुछ और नहीं। ये है जी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन। ये जो फैक्ट दिया गया है आपको एज इट इज इसको ऐसे ही याद करना है। एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है ये है आपकी बर्थ टू 2 ईयर, मीन्स की 0 से 2 साल का बच्चा। अब जो जीन पियाजे थे ये बच्चे पे सर्च कर रहे थे, छोटे बच्चों पे। क्लियर है, छोटे बच्चों पे। अब इन्होंने पहले क्या बोले, जो सेंसरी मोटर है, सेंस से आपको क्लियर हो रहा होगा, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा। जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है, अभी ओवरव्यू सा दे रही हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, ओवरव्यू सा दे रही हूँ। अब देखो, जो आपका 0 से 2 साल का बच्चा होता है ना, वो सेंस से सीखता है। अगर हम सेंस की बात करें तो आपके पास 5 सेंसेस है मेनली, ठीक है। स्मेल हो गया, टच हो गया, ठीक है, आंख कान नाक मुंह आपका, ये सारी चीजें आपकी। अब मान लो एक छोटा बच्चा वो अपनी सेंस से सीखेगा, वो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जो आपका कोई हॉट चीज है, उसने हाथ लगाया वहां पर तो उसको पता लगा कि यहाँ से तो मुझे गर्म लगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो सेंस से सीखेगा। आईज नोज ईयर्स माउथ टच, ठीक है, ये सारी चीजें होगी आपकी सेंसेस। 6 सेंसेस है, ओके, हाँ 6 सेंसेस है। दूसरा आपका जो छोटा बच्चा वो कहाँ से सीखेगा, इमिटेशन। अब ये किस में करा था हमने इमिटेशन, कोई बता सकता है? इमिटेशन कहाँ से लिया गया है यहाँ पे, कोई बता देगा अगर तो उसके लिए क्लैपिंग है फिर। इमिटेशन लेवल्स ऑफ टीचिंग में करा था कि डोमेन्स ऑफ टीचिंग में किया था? इमिटेशन, नकल करना। वेरी गुड मोहम्मद जी, वेरी गुड। आई एम पेन वाला, ठीक है, इमिटेशन, प्रिसीजन, इमिटेशन इमिटेशन आना था पहले, ठीक है, इमिटेशन आई एम पेन वाला, मैनिपुलेशन, इमिटेशन, प्रिसीजन, वेरी गुड। हाँ, नकल करेगा एक छोटा बच्चा, वो देखेगा कि क्या कर रहा है, उसके हिसाब से चलेगा, मीन सेंसेस के हिसाब से चलेगा और नकल करेगा। और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो होगी आपकी सेंसेस, ये तो आपके नेम से ही क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इमिटेशन, मीन्स नकल करना, या फिर हिंदी में अगर हम इसको बोले तो अनुकरण करना। और तीसरा हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस का अगर हम बात करें तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है कि जब कोई चीज अगर नहीं है, ठीक है, कोई चीज अगर नहीं है बट वो फिर भी है, ठीक है, मीन्स अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है बट वो फिर भी है, कैसे होगा, जैसे कि हमने एक बच्चे को टॉय दिया, ठीक है, एक बच्चे को हमने टॉय दिया और उस बच्चे से उस टॉय को ले लिया वापस, बट उस बच्चे के माइंड में वो इमेज बनी रहेगी कि टॉय है, ठीक है, वो बार बार उसी टॉय को मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चे को कार दी, जो वो खेलने वाली गाड़ियां होती है वो दी, और आपने उस बच्चे से वो गाड़ी ले ली, अब वो नहीं है उसके पास, तो ना वो दिख रही है ना वो है, बट उसके माइंड में इमेज बन चुकी है उस कार की, वो बार बार बोलेगा कि मुझे वो चीज चाहिए, वो कार चाहिए मुझे, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज बन गई है। टच, टेस्ट, स्माइल, स्मेल करना, जब जीव करना, हाँ ठीक है, नेचुरलाइजेशन, वेरी गुड मोहम्मद जी। साइकोमोटर डोमेन का आपने सारे ही बता दिया ऑलमोस्ट, एक रह गया आपका मैनिपुलेशन वाला, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। मेरा बेटा ऐसा ही करता है, हाँ जी, ठीक है। तो ये है आपका बर्थ टू 2 ईयर, इंपॉर्टेंट है। देखो
सेंसेस, इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें 3 चीजें। इसके साथ ही लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। सेंसेस, इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस लिख रही हूँ ना मैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसका मीनिंग ही पता नहीं होता है कि क्या मीनिंग है। बाकी हम हिंदी में भी करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू सा दे रहे हो। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी वो स्टेज होती है जो होती है जी आपकी एज 2 to 7, 2 से 7 साल के बीच। यहाँ पे बच्चा हो जाता है ईगोसेंट्रिक। मेरे मम्मा से बात क्यों कर ली, मेरे मम्मा को क्यों टच किया, मेरे मम्मा के कपड़े क्यों पहने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो बच्चा है वो कैसा हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। उसके डायरेक्ट ईगो में लग जाएगी कि मेरी चीज कोई लेकर ना जाए, मेरी चीजों को कोई टच ना करे। प्री ऑपरेशनल स्टेज एज 2 to 7। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7 to 11 एज की। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी जी आपकी, लॉजिक, ठीक है। अब यहाँ पर वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा। अब लॉजिक क्या होगा, जैसे कि मान लो ये मेरे पास पेन है, अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ फिर भी तो ये पेन ही है, कि कुछ और बदल जाएगा इसको तोड़ने के बाद। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया फिर भी तो ये पेन ही है। मीन्स लॉजिक है ना बात में, ऐसे हवा में तो नहीं जा रही बात। फॉर एग्जाम्पल चौक है, अगर हम चौक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते तो क्या वो कुछ और बन जाएगा कि चौक ही रहेगा। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर यूज होगी आपकी कंक्रीट में। अगर मैं एक ही आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी आपकी कंक्रीट में। प्री ऑपरेशनल में इकोसेंट्रिक आ जाएगा, सेंसरी मोटर में सेंसिस, इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस। फॉर्मल ऑपरेशनल की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा जी आपका अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मीन्स यहां पर अब आप यूज करने वाले हो हाइपोथेसिस, यहां पर आप यूज करने वाले हो एक्सपेरिमेंट्स। एज 12 एंड अप, ठीक है, 12 से ज्यादा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये था आपको हल्का सा ओवरव्यू। हाँ इगोसेंट्रिक, ठीक है, बार बार वही चीज मांगता है कि बट मैम जब दिल टूटता है तो पत्थर बन जाता है। छोटे बच्चों के तो कहाँ ही होते हैं इतना, मतलब इनके अंदर ये चीजें तो रहती है। देखो 12 साल, 12 से ऊपर फॉर्मल ऑपरेशनल में तो चलो उसकी होगी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उससे पहले वो लॉजिक्स को लगाना स्टार्ट करना शुरू कर देगा, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें कंक्रीट में आ जाएगी, कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। 2 + 2 4 होता है तो 4 ही होता है वो। मीन्स लॉजिकल थिंकिंग अब उसकी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी कंक्रीट में। फॉर्मल में तो फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। लेट ज्वाइन हुए हो तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, वैसे ओवरव्यू ही करवाया था आपको। एक तो आपने क्या क्या याद रखना है, स्टेजेस याद रखना है, और पियाजे की थ्योरी याद रखनी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि आपकी ऑपोजिट किसकी है, लेव विगोस्टी की, जिन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी, या फिर हम इसको करेंगे और भी डिटेल में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जब बच्चा है वो ग्रुप से सीखेगा, समाज से सीखेगा, समाज में रहकर सीखेगा हर एक चीज। मीन्स कि समाज से अलग होकर वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट कॉग्निटिव यहाँ पे बोल रहे कि उसकी मेंटल एबिलिटीज है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। यूनिट अभी आपकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड अभी चल रही है, जो कि आपकी मिड सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बर्थ टू 2 years, यूज सेंसेस एंड मोटर स्किल्स आइटम्स नोन बाय यूज, ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्नड। वही टॉय ले लिया, पर उसके टॉय तो नहीं है अभी मौजूद, पर उसके माइंड में वो है कि मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल हो जाएगी आपकी सिंबॉलिक थिंकिंग, कि जब आप सिंबॉलिक, देखो ये भी करवाए कम्युनिकेशन में, सिंबल्स,
मीन्स इमेजेस का जब हम यूज करते हैं, सिंबल्स का जब हम यूज करते हैं, इमेज इज वर्ड, ठीक है। सिंबॉलिक थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होगी, लैंग्वेज यूज्ड और इकोसेंट्रिक थिंकिंग हो जाएगी। इकोसेंट्रिक का मतलब बताया ना मैंने आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरी चीज, मेरी कार, ठीक है, मेरे टॉयज, क्यों कोई ले रहा है, क्यों कोई टच कर रहा है, इगोसेंट्रिक आ जाएगी उसके अंदर। इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, ग्रो, चाइल्ड डिसेंटर्ड। कंक्रीट आपकी लॉजिकल अप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे लॉजिक होंगे। जैसे कि क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको, चौक का। अब चौक को अगर आप डिवाइड भी करते हो तो भी वो चौक ही रहेगा, मीन्स लॉजिक है ये, हवा में कोई बात नहीं बोली जा रही। पेन को अगर मैं हाफ भी कर दूं तो भी ये पेन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको हाफ करने से ये कुछ और चीज में बदल जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे उसके अप्लाइड हो जाएगी। और जो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है ना, नंबर्स, लाइक आपका ऐड हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हो जाएगा आपका, मेनली आपका ऐड और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। जैसे 2 2 2 2, अब इनको सबको प्लस कर दो, 8 आ जाएगा, ठीक है। मैं देख लूंगी, हाँ जी। फॉर्मल थिंग्स एब्स्ट्रैक्टली, हाइपोथेटिकल आइडियाज। अब हाइपोथेसिस बनाना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम रिसर्च में भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू स्टेटमेंट अगर दूं, हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपका टेंटेटिव स्टेटमेंट। अगर टेंटेटिव की बात करें कि मीन्स जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं किसी के लिए, बट हम नॉट श्योर है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की है या फिर जो हमने सोचा है उसके बारे में, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। टेंटेटिव मीन्स टेम्परेरी स्टेटमेंट है, अभी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे वो हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देगा, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देगा, एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा चीजों को। 12 ईयर टू अडल्टहुड। सेंसरी मोटर ऑपरेशन 0 to 2 ईयर, इमिटेशन, सेंस ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रमोशनल स्टेज 2 to 7, इगोस्टिक, हाँ ठीक है, इगोस्टिक, इगोसेंट्रिक और सिंबॉलिक भी कर लेना इसको, ठीक है। एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कंक्रीट, ऑपरेशनल, थिंक लॉजिकल, फॉर्मल ऑपरेशन आपका अडल्टहुड, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वेरी गुड मोहम्मद जी। ये है, ये भी देख लो एक बार, इमेजेस से भी क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, हिंदी वालों को थोड़ा सा बता दूं मैं, ठीक है। इनफेंट, देखो इनफेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, शिशु और बच्चे, ओके। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वहां पे कैसे टाइप के बच्चे होते हैं, 0 to 2 होते हैं। तो अगर 0 to 2 होगा तो ऑब्वियसली बात है इनफेंट तो होगा। अब पेट से थोड़ी अडल्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है, इनफेंट तो होगा। इनफेंट्स का मतलब होता है आपका शिशु, छोटा बच्चा। क्लियर है। अब देखो, सेंसरी मोटर चरण संज्ञात्मक विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान शिशु और बच्चे संवेदिक अनुभव और वस्तुओं से हेर फेर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको टॉयज दिए जाते हैं, ठीक है, उनके पास सेंसेस होती है, गर्म को टच करेंगे तो जलेंगे भाई, ठीक है, तो उनके पास ये सेंसेस रहती है, ओके। मीन्स अपनी सेंसेस का वो यूज करते हैं। बट जो आपके वेगोस्टे थे वो बताते थे कि जो स्टूडेंट है वो अपनी सेंस का यूज नहीं करेगा, या फिर जो बच्चा है वो अपनी सेंस का यूज नहीं करेगा। उनका मानना था कि वो जैसा समाज में चल रहा है वो वैसा करेंगे। वेगोस्टे का ये बोलना था, इसलिए ऑपोजिट है आपकी वेगोस्टे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, लिव वेगोस्टे वाली। नहीं, डिटेल में होगा सविता जी, है डिटेल में होगा आपका। ये तो सिर्फ ओवरव्यू था आपका, इतना है ये तो ओवरव्यू था, यहाँ पे जाके आपका कंप्लीट होगा। ओवरव्यू था सिर्फ आपको। अब देखो, हिंदी वालों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बस इतना से देख लेना, 0 से 2 साल का बच्चे की एक्टिविटीज, बस। और सेंसिस से, सेंसरी मोटर से बस इतना याद रख लेना, सेंसिस, ठीक है, सेंस से, स्मेल, टच, देखना, इन चीजों से, ठीक है। हाँ जी। इस चरण की प्रारंभिक अवधि में एक बच्चे का संपूर्ण अनुभव बुनियादी इंद्रियों और मोटर ये देखो, इंद्रियों प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है, ओके। अब है जी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास, इसको करते हैं अभी वाइंड अप। और कल भी हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ हम वेगोस्टे की भी पढ़ लेंगे, ठीक है, वेगोस्टे की थ्योरी भी पढ़ लेंगे। बाकी जो मैंने आपको 2 थ्योरी करवाई है एल्बर्ट बंदूरा की करवाई है, क्लासिकल कंडीशनिंग भी करवा दी है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। वेगोस्टे वाली कर लेंगे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली कर लेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। कल मिलते हैं क्लास में 7 PM।
रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार जिन्होंने नहीं देखी है तो। नोट्स भी बना लेना साथ के साथ और कल ही पीडीएफ आप लोगों को अपलोड होगी, कल आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, बाय-बाय। गुड नाइट।